जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। एक डिस्प्यूट हुआ था, कुमार सत्यम एक गजल सिंगर हैं, हाँ। उनसे लेकर एक डिस्प्यूट था, कुछ उस पे रोशनी डालेंगे? मैं जब मुझ तक ये गजल पहुंची, कुमार सत्यम ने इस गजल को गाया है, तो मैं एक साहब ने कॉन्फ्रेंस के जरिए मेरी बात कराई और मैंने कुमार सत्यम से ये कहा कि भाई आप ने अगर इस गजल को गाया है तो कम से कम आपको सिंगर जिसकी भी गजल हो, कोई भी सिंगर हो, देखिए अगर उस सिंगर को उसका नाम नहीं मालूम है, जिसने हमारी खून पसीने की कमाई है ये, तो वो बंदा मुझसे बोलता है कि मुझे तो पता भी नहीं कि ये गजल आपकी है। और बड़े एटीट्यूड में उसने जब जवाब दिया, तो जिन्होंने बात कराई थी कॉन्फ्रेंस के जरिए, तो उन्होंने कहा भी, उनको डांटा कुमार सत्यम को। नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ जो फनकारा हमारे साथ जो जुड़ी हैं, वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इनके एक से एक नज्म, गजल, शायरी आपने सुनी होंगी। बहुत ढेर सारी बातें इनसे करेंगे और जितने भी संगीत प्रेमी हैं, उनका संगीत से कैसे जुड़ाव हो, इन सारी बातों पे भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। बहुत शुक्रिया, आप सभी को मेरी जानिब से भी नमस्कार, आदाब। और देखिए, बैजनाथ की धरती पर आज मुझे आने का मौका मिला है बाबा बैजनाथ के दरबार में। तो आप यकीन जानिए, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है और ख़ास तौर से मैं आभार प्रकट करती हूँ दैनिक जागरण परिवार और दैनिक जागरण अखबार का, कि उनके माध्यम से कम मैंने इस सरज़मीन के दर्शन कर लिए और लोगों से मिल लिए। अभी तक मैंने इनका नाम नहीं बताया आपको, जैसा इसलिए मैंने बताया था कि परिचय की मोहताज नहीं है ये। तो चेहरा आपने देख लिया और शायद पहचान भी लिया हो। जी हाँ, ये है शबीना अदीब जी। तो शबीना जी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि अदीब का क्या मतलब है और ये आपके नाम के साथ कैसे जुड़ा? अदीब अदब को भी कहते हैं और अदीब एक डिग्री भी होती है हमारे यहाँ। जैसे अब आप जब पढ़ाई करते हैं उर्दू में, तो अदीब होता है, अदीब कामिल होता है, मौल्लिम होता है। तो इस तरह से एक जो सर्टिफिकेट मिलता है आपको कि आपने मौल्लिम कर लिया, जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल करते हैं, इंटर करते हैं, बीए करते हैं, उसी तरह से एक अदीब तो आपकी डिग्री हो गई, एक सर्टिफिकेट हो गया। और एक अदीब होता है अदब से, साहित्य से, तो उसका मतलब अदीब होता है। मैंने चूँकि अदीब जो हमारे नाम में जुड़ा हुआ है, तो हमारे गुरु का नाम था अदीब मकनपुरी। मकनपुर एक कानपुर का छोटा-सा कस्बा है, वो बहुत साहित्यिक और ऐतिहासिक कस्बा है। तो मेरे गुरु हुआ करते थे, अब तो नहीं है इस दुनिया में, अदीब मकनपुरी करके, बहुत बड़े शायर थे। तमाम बड़े-बड़े कवियों के साथ, नीरज जी से लेके, कैफी साहब से लेके और तमाम बड़े कवियों तक उनकी भी रचनाएँ और कविताएँ पहुँची हैं। तो शायद ये उनकी सरपरस्ती थी। और जो मुझे आज देवघर भी मैंने देख लिया, और आज देखिए आप इंटरव्यू कर रहे हैं मेरा। आपका जो अखबार है भारत आर्य न्यूज़, आर्य भारत न्यूज़ 24, तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि कम से कम इस चैनल के माध्यम से भी मेरी शायरी और मेरी आवाज़ आज आप तक पहुँचेगी। मैम, आपको सुना है, काफी लोगों ने सुना है और आप मिलियंस में आपकी व्यूज हैं यूट्यूब पे। जब हम आपके देखते हैं, मुशायरा को देखते हैं, किसी कवि सम्मेलन वगैरह में जब आप जाती हैं, तो एक से एक शेरो शायरी, नज्म, ये सब सारा कुछ सुनने को मिलता है। शुरुआती दौर में कैसे इसके कविता की तरफ कैसे आपका रुझान हुआ, वो जरा आप हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ जी, बिल्कुल मैं बताना चाहती हूँ। शौक तो मुझे बचपन से ही था, लेकिन बस जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो मेरी जन्मस्थली है मकनपुर, मकनपुर का एक छोटा गाँव है, मतलब पास में ही लगा हुआ रौ गाँव करके है। तो वहाँ पे मैं पैदा हुई, मेरी पैदाइश वहीं की है। उस कस्बे का ये जादू है कि आज भी वहाँ साहित्यिक गोष्ठियाँ होती हैं, कवि सम्मेलन होते हैं छोटे-छोटे, उतने बड़े कवि सम्मेलन नहीं हो पाते। लेकिन हाँ, आज भी हमारे यहाँ साहित्य की बहुत कद्र है और हर घर में आपको एक साहित्यकार मिलेगा, हर घर में आपको एक शायर, एक पोएट मिलेगा। तो मेरे लिए तो बहुत सारी बाउंडेशन थी, क्योंकि मैं लड़की थी, तो और उस ज़माने में तो जबकि मैं बच्ची थी,
लेकिन शौक रखती थी गाने का, पढ़ने का। तो फाउंडेशन को मैंने कभी भी ध्यान में नहीं रखा, इसलिए कि मुझे हमारे बड़े लोगों ने इतना ज़्यादा हमारे आवाज़ को भी, मेरी शायरी को भी इतना ज़्यादा सराहा, इतना प्यार दिया कि उससे मुझे ताकत मिलती गई और वही ताकत जो है वो आज भी मेरे अंदर कायम है। आज भी मतलब मुझे जो हौसला देती है, तो वो सारी बड़े लोगों की सरपरस्ती है, जो मुझे ये हिम्मत भी दिए हुए है और इसी वजह से आज हम आपके बीच में हैं। मैं वही पूछने वाला था मैम कि आप इतनी खूबसूरत हैं, आपकी लेखनी भी इतनी खूबसूरत है, आपकी आवाज़ तो ख़ैर माशाअल्लाह। तो इस कविता को छोड़ के आपने सिंगिंग में क्यों नहीं ट्राई किया? सिंगिंग मैं आपको बताऊँ मुझे गाने का मतलब बहुत शौक था, लेकिन मैं जब पहले अब एक बात याद आ गई तो मैं बताती हूँ। अ, कविता के लिए भी मैं जब कभी बाहर अगर मेरा कभी कहीं जाना होता था, तो चूँकि लोग पसंद नहीं करते थे ख़ानदान के लोग लेकिन मेरे अब्बू ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया और तो इस वजह से मतलब एक कवि सम्मेलन के लिए जाना ही जब इतनी मेरे लिए फाउंडेशन उसमें ही लग रही थी, तो सिंगिंग के लिए कोई तैयार नहीं था। मुझे एक 1985 का ज़माना कि मैंने एक अपने उस्ताद के साथ एक कार्यक्रम में मेरा जाना हुआ और मैं वहाँ पर इनवाइट नहीं थी, लेकिन मेरे गुरु मुझे लेकर गए थे। तो जब मुझे रामानंद सागर जी ने सुना तो मेरे अब्बू से कहा कि अ, उस्ताद जी से कहा सॉरी कि आप इनसे इनके फादर से कहिए कि वो आपके इसको लेकर इस बच्ची को लेकर बॉम्बे आ जाएँ। इसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं और ये सिंगिंग के लाइन में बहुत अपना नाम रोशन करेगी उस फ़ील्ड में। लेकिन जब अब्बू ने ये बात सुनी तो अब्बू ने कहा कि नहीं, नहीं बेटा अपने वहाँ का माहौल ऐसा नहीं है और बम्बई जाना मतलब मेरे लिए तो इस इतना दुश्वारकुन था कि जब हम मुशायरे और कवि सम्मेलन में इतनी दुश्वारियों का सामना कर रहे थे, तो सिंगिंग के लिए तो मुझे कोई परमिशन मिलने वाली थी नहीं। लेकिन फिर भी मैंने अपनी कोशिश जारी रखी, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं लेखनी जो है वो अपनी जारी रखूँगी और शायद ये जो चीज़ें हैं यही मुझे यहाँ तक लेकर आई हैं क्योंकि मतलब वो शौक तो मुझे आज कहीं-कहीं कभी-कभी महसूस होती है वो कमी कि हाँ, जब मुझसे कहा था एक इतनी बड़ी अज़ीम शख्सियत रामानंद सागर जिन्होंने रामायण जिनका सीरियल आता था, उन्होंने जब मुझसे कहा कि बेटा तुम समझ नहीं रही हो और तुम पहचान नहीं पा रही हो अपने आप को, तुम क्या हो तुम्हें खुद नहीं मालूम है, तुम ये छोड़ो पोएट्री-वोएट्री अब बस जल्दी से बॉम्बे आ जाओ आपका जो भी खर्चा होगा, आपके परिवार का भी मैं खर्च देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे कोई भी घरवाले तैयार नहीं हुए। तो कहीं न कहीं मतलब मुझे लगता है कि नहीं उनको तैयार हो जाना चाहिए, बट हो सकता है अगर वो तैयार हो जाते तो पता नहीं आप लोगों के बीच में मैं आ पाती या नहीं आ पाती। तो इसलिए मैं उन सब चीज़ों को अब मतलब मैं भूल जाती हूँ, इसलिए भूल जाती हूँ कि ये जो मैंने साहित्य की दुनिया देखी है, इसने जो मुझे एक संस्कार, एक तहज़ीब, एक संस्कृति जो दी है वो जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा समझ लीजिए सम्मान भी है और सबसे ज़्यादा खुशी की बात भी है। शबीना जी आपके गीत और गज़ल वो तो कई ऐसे गीत गज़ल हैं जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया उसे और बहुत फ़ेमस हुआ वो। लेकिन एक जो मुझे सबसे ज़्यादा याद आया और मेरे ज़हन में बार-बार जब से आपका नाम सुना कि आप देवघर आ रही हैं, तो हर बार मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में वही कौंध रहा था कि जो खानदानी रईस हैं, वो मिज़ाज रखते हैं नर्म अपना। इस गज़ल पे एक वाक़या हुआ था आई गेस एक डिस्प्यूट हुआ था। कुमार सत्यम एक गज़ल सिंगर हैं, हाँ। उनसे लेकर एक डिस्प्यूट था, कुछ उसपे रोशनी डालेंगे? मैं जब मुझ तक ये ग़ज़ल पहुँची, कुमार सत्यम ने इस ग़ज़ल को गाया है, तो मैं एक साहब ने कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मेरी बात कराई और मैंने कुमार सत्यम से ये कहा कि भई आप ने अगर इस ग़ज़ल को गाया है, तो कम से कम आपको सिंगर जिसकी भी ग़ज़ल हो, कोई भी सिंगर हो देखिए, अगर उस सिंगर को उसका नाम नहीं मालूम है, जिस हमारी खून-पसीने की कमाई है ये, तो वो बंदा मुझसे बोलता है कि मुझे तो पता भी नहीं कि ये ग़ज़ल आपकी है। और बड़े एटीट्यूड में उसने जब जवाब दिया तो जिन्होंने बात कराई थी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, तो उन्होंने कहा भी उनको डाँटा कुमार सत्यम को कि आप ये किस तरह की बात करते हैं। मैंने सिर्फ़ इतना कहा, मैंने कहा कि आपने विदाउट परमिशन इस ग़ज़ल को कैसे गा दिया? क्योंकि होता क्या है, अब वो ज़माना नहीं रहा। अभी अगर मैं क्लेम करने पर आ जाऊँ, तो जितने लोगों ने मेरी ग़ज़लें गाई हैं, उनको इसका खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात लोगों को पहुँचाना चाहती हूँ। लेकिन मैंने उस पे कोई एक्शन लिया नहीं, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सब लोग अगर लोगों का नाम पहुँच रहा है वहाँ तक और लोग शोहरतें पाना चाह रहे हैं,
तो मेरा किसी से कोई मतलब मुझे कोई शिकवा या शिकायत नहीं, लेकिन सबसे बड़ा फ़नकार ये है कि उसको मालूम होना चाहिए कि जिसका कलाम वो पढ़ रहा है, जिसकी ग़ज़ल वो गा रहा है, क्या उसका नाम लेना भी उसके लिए बहुत परेशानी का सबब बन गया। तो वो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये कहीं-कहीं तकलीफ़ देती हैं, कि हमने तो आज मुझे आप समझ लीजिए मेरी ये ग़ज़ल तकरीबन 20 साल पुरानी है, खामोश लब हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़रिए से ये ग़ज़ल बहुत वायरल हो गई है। उस बंदे का ये कहना था कि मैं तो हज़ारों लोगों की ग़ज़लें गाता हूँ, आज तक मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि आपको पूछना चाहिए या परमिशन लेना चाहिए। मैंने कहा जितने लोगों का आपने कलाम अभी तक पढ़ा होगा, क्या आपको मालूम है कि किन-किन लोगों की ग़ज़लें आपने गाई हैं? और ज़रा-सा देखिएगा वो ज़माना चला गया, लेकिन अब अगर आप गाते हैं तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे आप लाइव गा रहे हों, चाहे आप रिकॉर्ड कर रहे हों। पहली बात तो रिकॉर्ड की तो कोई परमिशन देगा नहीं आपको, कि आप किसी की खून-पसीने की कमाई और आप जाके उसको रिकॉर्ड कर दें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, वो तकलीफ़ इसलिए देती हैं कि मेहनत मैंने की और फल किसी और को मिल रहा है। तो इसलिए मुझे ये पीड़ा है इस बात की कि लोग गाएँ, लेकिन कम से कम इतना तो कर दें कि उसका नाम उसको मालूम होना चाहिए। हालाँकि उसको कोई वो नहीं है कि वो इस ग़ज़ल को गा ले। बट मैं अभी तो खामोश हूँ, लेकिन हमारे लोग इस पर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जल्दी उसमें हमें कामयाबी मिलेगी। अभी जब मैं अपना कैमरा सेटअप कर रहा था तो मैंने देखा आपको कि दुपट्टा आपका आपने अपने सर पे दुपट्टा लिया। आज की डेट में आप जब इंस्टाग्राम पे जाती हैं, जब यूट्यूब पे जाती हैं, तो बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं जिनके वल्गर-वल्गर पोस्ट आते हैं और मतलब अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अभी बड़ी अच्छी कुछ एक लाइन मैंने आपकी सुनी वो आँचल कंधे तक समथिंग वो रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस लाइन्स के माध्यम से आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं ये बता दूँ कि जब मेरे कुछ कई साल पहले कुछ टीवी शूट हुए जब तमाम सारे प्रोग्राम हमारे टीवी पर आते थे उस ज़माने में। तो जब हम मेकअप रूम में ले जाया जाता था मेकअप-वेकअप करने के लिए, हेयर स्टाइल सेट करने के लिए, तो मुझसे कहा जाता था कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि आपका हेयर स्टाइल ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप दुपट्टा हटाइए ये वो। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा मैडम ये 10 मिनट का शूट जो है वो हमारी तहज़ीब को, हमारी संस्कृति को हमसे जुदा नहीं कर सकता और यही हमारी शनाख्त है, यही हमारी भारतीय संस्कृति है, जिसको हम ज़िंदा रखे हुए हैं। तब मैंने ये शेर लिखा था कि अ, नई हवाओं ना मशवरा दो कि सिर्फ़ आँचल रहे गले तक। नई हवाओं ना मशवरा दो कि सिर्फ़ आँचल रहे गले तक। ये सर नहीं कौम की है इज़्ज़त जिसे दुपट्टे से ढक रही हूँ। तो इसीलिए वो शेर आप तक पहुँचा जो आपके चैनल के माध्यम से अब मेरी आवाज़ में लोगों तक पहुँचेगा। शबीना जी बस जाते-जाते मैं अपने दर्शकों की तरफ से गुज़ारिश करना चाहूँगा कि वो खामोश लब है की 4 पंक्तियाँ अगर आप सुना दें, तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी, मैं कोशिश करती हूँ और रात में तो हालाँकि बहुत शानदार कवि सम्मेलन हुआ दैनिक जागरण अखबार का, तमाम लोगों की आभारी हूँ, लेकिन अब आज आप फिर सुनना चाह रहे हैं तो मैं हाज़िर हूँ, 2-3 शेर सुनाती हूँ। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई-नई है। खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई-नई है। अभी तो तल्फ़ है गुफ्तगू में, अभी मोहब्बत नई-नई है। खामोश लब हैं और वो शेर जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना। जो खानदानी रईस है वो मिजाज रखते हैं नरमा अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई-नई है। खामोश लब हैं, ज़रा-सा कुदरत ने क्या नवाज़ा कि आके बैठे हो पहली सफ में। ज़रा-सा कुदरत ने क्या नवाज़ा कि आके बैठे हो पहली सफ में। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई-नई है। और अभी मैं कैसे कहूँ शबीना, वफ़ा निभाएँगे वो हमेशा। अभी मैं कैसे
नहीं है, खामोश लब है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस मैम, जो इस लाइन में जैसे कवि में या मुशायरा में जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो युवा पीढ़ी जाना चाहते हैं, वैसे युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा? युवाओं के लिए मेरा संदेश यही है कि खूब लोगों को सुने, सुनने से ज़्यादा पढ़ें। जब वो खूब पढ़ेंगे, तब उनकी शायरी में, उनकी पोएट्री में भी निखार आएगा। और जो युवा देखिए, ये जो शायरी है, ये जो कविता है, ये इंसान की ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकती है, बहुत निखार ला सकती है। कभी-कभी इंसान की एक लाइन जो है, किसी कवि की या किसी शायर की एक लाइन इंसान का जीवन, ज़िंदगी बदल देती है। तो जो लोग इस साहित्य से प्रेम करते हैं और कविता शायरी सुनते हैं, मेरा उन लोगों से कहना है, अगर वो लिखने का शौक रखते हैं, तो पढ़ें ज़रूर, क्योंकि पढ़ने से ही चीज़ें आती हैं। और अगर उनको और ज़्यादा शौक है, तो हर लिखने वाले का एक उस्ताद ज़रूर होना चाहिए। उस्ताद ही आपकी कमियाँ बताएगा, तभी आपकी पोएट्री में, आपकी शायरी में निखार पैदा होगा। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत शुक्रिया आप अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये थी शबीना अदीब जी, जिनको आपने सुना, और ऐसे ही बेहतरीन, जिनके पास ऐसी ऊर्जा हो, जिनकी ऐसी लेखनी हो, ऐसे-ऐसे वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं, तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।